चलिए ठीक है, गुड आफ्टरनून सबको। हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, यूनिट 2 में लास्ट लिखा हुआ है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, उस चैप्टर में आ जाइए सब। ठीक है, आ गए सब रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स में? यस सर। हाँ ठीक है, ये करके फिर थ्योरी वाला क्वेश्चन भी हम लिखवा देंगे, दोनों चैप्टर का साथ में ही कर लेंगे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो मेन जो कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स था वो हम लोग कर लिए, कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट करके, प्रोसेस वाला कॉस्टिंग करके, तो हम लोग का लंबा लंबा क्लास जो चला उसमें कवर कर लिए हम लोग, तो कॉन्सेप्ट वाला हो गया। अब आपको बाकी चैप्टर्स में भी वैसा टाइम नहीं लगेगा, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उस चैप्टर का नाम क्या है? रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब इसमें क्या करना है? रिकंसिलिएशन में बस मिलाना है कि कॉस्ट अकाउंट से जो प्रॉफिट आ रहा है आपका, मतलब कॉस्टिंग से, और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स जो प्रॉफिट लॉस ये सब बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उससे जो आ रहा है उसका मिलान करना है। मतलब जो भी डिफरेंस होगा वो बस आपको लिख देना है कि यहाँ यहाँ ये डिफरेंस है, हाँ, और उसको जोड़ के घटा के एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चैप्टर में देखिए नाम ही क्या है? रिकंसिलिएशन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है बोलिए? चैप्टर का नाम क्या दिया है? कोई भी बोलिए। लागत लेखों का वित्तीय लेखों से समाधान। समाधान, समाधान या मिलान भी लिख लीजिए, हाँ, मिलान। ठीक है, मिलाते जो है हम लोग, रिकंसाइल करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग का देखिए कुछ आइटम्स हम लोग बताइए, हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उसमें हम लोग कुछ माना हुआ फिगर तो जल्दी नहीं लेते हैं, है ना। हम लोग कुछ ही चीज में ऐसा करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं उसमें। लेकिन क्या कोई और खर्चा, जैसे स्टेशनरी कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग कोई परसेंट से निकालते हैं कि डायरेक्ट जितना असल में खर्चा है वो लिखते हैं बिल के हिसाब से? क्या करते हैं हम लोग बताइए कोई भी? अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या करते हैं हम लोग? असली खर्चा लिखते हैं कि जैसे अभी था कि 10% चार्ज कर देंगे, 20% वर्क्स कॉस्ट चार्ज कर दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसे करते हैं कि रियल खर्चा को बस लिखते हैं? रियल खर्चा को। हाँ, तो देखिए एक तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है किसमें? फाइनेंशियल में और कॉस्ट में, कि वहाँ फाइनेंशियल में हम लोग जो एक्चुअली, इसीलिए ना हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग भी इसको बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो असल में खर्चा हो चुका है, जितना खर्च हुआ है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो मेनली बिल के हिसाब से हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग कॉस्टिंग में अभी देख रहे थे कि एट पर्टिकुलर परसेंटेज ओवरहेड रेट करके भी हम लोग वो चार्ज करते हैं। अच्छा, कुछ खर्चा, ठीक है, जैसे आप बुक में ही देखिए, चलिए हम लोग बुक से भी देखते हैं, तो इंट्रोडक्शन में तो ये बताया गया है कि क्या, कि दोनों में अंतर है, तो हम लोग मिला भी सकते हैं, है ना। उसके बारे में छोटा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, अलग अलग रूल से चलता है, प्रॉफिट लॉस भी अलग होता है, इसीलिए चांस है कि अलग होगा, है ना, एग्री नहीं करेगा। फिर ऑब्जेक्ट्स या नीड्स लिखा हुआ है रिकंसिलिएशन का, क्यों जरूरी है या क्या उद्देश्य है रिकंसिलिएशन का, ताकि सबसे पहला जो इसमें बताया गया है, ठीक है, सबसे पहला में क्या लिखा हुआ है इसमें, क्यों जरूरी है? ठीक है, हम लोग रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है उसमें है ना। जो नए लोग आए हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो प्रोसेस अकाउंट के बाद है उसमें आ जाइए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्यों मिलाते हैं फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग को? छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, है ना, देख लीजिए इसको। तो क्यों मिलाते हैं हम लोग? तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? पहला, टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, है ना, कि हमारा जो कॉस्ट अकाउंट से हम जो जैसा उसको, उसमें जो भी रिजल्ट हमारा आया है उससे हम क्या कर सके, उसको चेक कर सके कि ठीक है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, तो रिलायबल है कि नहीं कॉस्ट अकाउंट, भरोसेमंद है कि नहीं। ठीक है, फिर मतलब उसका मतलब जो भी हम एजम्पशन एनालिसिस ये सब लिए हैं उसके हिसाब से ठीक आया है कि नहीं, बांटे हैं तो उससे पता चलेगा कि अंतर भी है तो कितना अंतर है। और फिर नेक्स्ट है देखिए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चलता है कॉस्ट अकाउंट का, है ना, कि हम प्लस माइनस में इसमें तो कोई गलती नहीं किए हैं, कोई एक्स्ट्रा आइटम तो नहीं रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, जो कि था ही नहीं असल में कोई खर्च। तो जब भी दो चीज में हम लोग मिलाते हैं तो वो भी पता चलता है कोई एक्स्ट्रा आइटम तो नहीं है। फिर टू रिवील द वेरिएशन, कि जो डिफरेंस आ रहा है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंट में वो कहाँ से आ रहा है।
ठीक है? फिर ये अच्छा ये टॉपिक भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है ना? आता है इससे आने का बहुत चांस है और इवन थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना? तो अभी थ्योरी कवर कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे, ईज़ी है, तुरंत आप समझ जाएँगे और ऐसा आप लोग कर भी चुके हैं। बीआरएस बनाए हैं ना 11th में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? यस सर। बस वही है, मिलाना है, ठीक है? अभी समझा भी देंगे, आपको ईज़ी लगेगा। फिर रीज़न्स फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट और लॉस है, क्यों अंतर रहता है? तो पहला तो जैसे अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि ना एक्सपेंसेस जैसे फाइनेंशियल अकाउंट में तो हम लोग ज़्यादातर असल एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, जो असल में हुआ, जबकि इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड बेसिस 10%, 20% ऐसे भी कभी-कभी इसमें अगर चार्ज करते हैं, तो वहाँ से डिफरेंस आएगा, ठीक है? तो डिफरेंस इन एक्सपेंसेस है। एस्टिमेटेड प्राइस ज़्यादातर अगर हम लिए हैं कॉस्ट अकाउंट में तो उसके कारण डिफरेंस आएगा, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो एक्चुअल आता है ना? फिर है आइटम्स, फिर आप देखिए आइटम्स ऑफ एक्सपेंस जो इंक्लूड किए गए हैं फाइनेंशियल अकाउंट में लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं। जैसे हम लोग पहला ही चैप्टर में कर रहे थे, पहला और दूसरा चैप्टर में कि कुछ-कुछ खर्चे होते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, डोनेशन है, ठीक है? गुडविल रिटर्न ऑफ है, इसी तरह अलग-अलग इसमें ये आइटम्स है ना? जो कि सिर्फ कहाँ है फाइनेंशियल वाले हैं, फाइनेंशियल चार्जेस है, जैसे प्योरली फाइनेंशियल चार्ज, इनकम टैक्स पेमेंट किए हैं, डिविडेंड पेड किए हैं, ठीक है? तो इस तरह का है। तो ये लिस्ट है, इसको रीड कर लेना कि कौन से खर्चे आते हैं। 1 मार्क्स में अगर कुछ आता है इससे कि ये खर्चा कहाँ जाता है, में सिर्फ फाइनेंशियल में कि कॉस्ट में कि दोनों में, तो आप उसका ठीक कर पाएंगे। फिर देखिए इफेक्ट्स ऑन कॉस्टिंग प्रॉफिट। तो बताइए अगर हम फाइनेंशियल अकाउंट में कुछ माइनस किए हैं और कॉस्ट अकाउंट में वो चीज माइनस नहीं किए हैं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा आएगा कि कम आएगा? क्या होना चाहिए? सोच के बोलिए। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट। हाँ, हम कोई आइटम बस फाइनेंशियल में माइनस किए, जैसे हो गया इनकम टैक्स पेड, तो बस फाइनेंशियल आइटम है, तो बस वो फाइनेंशियल अकाउंट में हम माइनस किए हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंट में माइनस नहीं किए हैं। तो बताइए वो प्रॉफिट ज्यादा किस में आएगा, फाइनेंशियल में कि कॉस्ट में? कॉस्ट में सर। हाँ, वेरी गुड, सब समझ गए? क्यों? क्योंकि वहां तो माइनस ही नहीं हुआ, वहां माइनस नहीं हुआ तो वहां का फिगर तो ऊपर ही दिखेगा। क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। वेरी गुड, ठीक है, रिस्पॉन्स दीजिए, है ना? चलिए साथ में चलिए। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट क्या है, आइटम्स ऑफ इनकम जो कि इंक्लूड किए गए हैं सिर्फ किस में, कॉस्ट अकाउंट में। इनकम वाला आइटम का यहाँ बात हो रहा है, नॉट इंक्लूडेड, सॉरी नॉट इंक्लूडेड लिखा हुआ है ना? कि फाइनेंशियल अकाउंट में तो इंक्लूडेड है लेकिन कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूडेड नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरा अगर हेडिंग नहीं लिखा हो तो आप ठीक करिए, तो बुक में आइटम्स ऑफ इनकम्स इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स होगा, ठीक है? जो इंक्लूड किए गए हैं कहाँ, फाइनेंशियल अकाउंट्स में लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं। जैसे कौन से इनकम है, जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, पहला इंटरेस्ट जो मिला है बैंक डिपॉजिट पर, तो वो प्रोडक्ट से तो कोई रिलेटेड नहीं है, इसलिए उसको तो हम लोग कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। तो बोलिए कुछ अगर हम प्लस किए हैं फाइनेंशियल अकाउंट में लेकिन कॉस्ट अकाउंट में वो प्लस नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट किसका ज्यादा होगा, कॉस्ट का कि फाइनेंशियल का? क्या होगा बोलिए? फाइनेंशियल में प्लस किए हैं लेकिन कॉस्ट में प्लस नहीं किए हैं, तो प्रॉफिट कहाँ ज्यादा होगा? फाइनेंशियल। हाँ, वेरी गुड। तो अब आप लोग यही बस करना है, हम लोग को देखना है कि वो कहाँ प्लस हुआ है कहाँ प्लस नहीं हुआ, उसके हिसाब से बस मेन मतलब समझ लेना है कि क्या हुआ होगा, ठीक है? सिंपल है इसीलिए, है ना? फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में मतलब अलग अलग लिखा है। चलिए आगे। ठीक है, तो कुछ भी अगर यहाँ प्लस है वहां नहीं है, और कुछ अगर फाइनेंशियल अकाउंट में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जैसे लिखा हुआ है, ट्रांसफर किया गया है कुछ प्रॉफिट, ठीक है, या वहां से हटाया गया है लेकिन कॉस्ट अकाउंट से नहीं हटाया गया है, तो जैसा हम लोग देखे कि कॉस्ट अकाउंट में क्या हो जाएगा, वहां प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा क्योंकि वहां से तो कुछ माइनस नहीं किया गया है। फिर अलग अलग इसी तरह रूल है कि अलग स्टॉक वैल्यूएशन का बेस है, जैसे स्टॉक कॉस्ट में हम लोग लीफो फीफो ये सब मेथड अपनाते हैं स्टॉक का वैल्यूएशन के लिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट देखेंगे हम लोग, ठीक है? वीडियोस भी है इसका, तो आप उसमें भी देख सकते हैं।
ठीक है? मेनली तो आपको सेंड करेंगे तो देखिए, तो और लेकिन हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में तो उसमें जाते हैं कॉस्ट या मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज़ लेस, तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो इसके कारण भी डिफरेंस हो सकता है। तो जितना डिफरेंस होगा, जितना रेट का, है ना? जो जितना मतलब जितना डिफरेंस आएगा उसको एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है? फिर इसी के हिसाब से फिर अलग-अलग टॉपिक है, अगर डेप्रिसिएशन का चार्ज अलग-अलग है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन ज़्यादा किया हुआ है, तो उसके कारण क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कम, है ना? तो ये सब अंतर क्रिएट करता है। फिर है अंडर और ओवर एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अगर हम इनडायरेक्ट खर्चा ज़्यादा माइनस कर दिए हैं, ठीक है? इसमें कॉस्ट में, तो क्या होगा, वहाँ का प्रॉफिट कम हो जाएगा और फाइनेंशियल अकाउंट का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि ओवरहेड को हम लोग रेट के हिसाब से चार्ज कर लेते हैं, जैसे 10-20% जैसा हम लोग कर रहे थे, तो अगर उसमें ज़्यादा कम हुआ है तो उसका भी इफ़ेक्ट आ जाएगा। फिर डिफरेंट बेस है वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूएशन का, तो वर्क इन प्रोग्रेस में भी अगर अंतर है, ठीक है? तो उससे भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है? तो मतलब कहाँ-कहाँ डिफरेंस है सिंपल में समझ लीजिए, उसको हम लोग हटाते हैं ताकि हम लोग क्या हो, प्रॉफिट उसको बराबर कि वो क्या हो जाए कि रिकंसाइल कर जाए। ठीक है? अभी देखेंगे, इलस्ट्रेशन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, थ्योरी भी कर ले रहे हैं ताकि थ्योरी भी आपको समझ में आए। ठीक है? फिर देखिए नोशनल चार्जेस कुछ होते हैं। ठीक है? जैसे अगर हम रेंट अपना ही मेरा ही बिल्डिंग है और उसी में हम अपना बिज़नेस चला रहे हैं। ठीक है? तो असल में तो रेंट पे नहीं हो रहा है। ठीक है? तो वो तो हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं दिखाएँगे। फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम कहाँ दिखाते हैं? जो पैसा खर्च ही नहीं हुआ, वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम लोग दिखाते हैं। बोलिए, दिखाते हैं? अकाउंट्स में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? नो सर। नहीं, कोशिश करते हैं हम लोग वो सब नहीं आए। ठीक है? हम लोग मेनली इस सिर्फ़ एक डेप्रिसिएशन ही है जो एक्सपेक्टेड, और वो तो डेप्रिसिएशन तो होता ही है मशीन का, तो इसलिए हम लोग देते हैं। लेकिन कॉस्ट में अगर हम उसको भी कंसीडर किए हैं, ठीक है? अपना उसका वैल्यूएशन के लिए, ठीक है? तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ इंक्लूडेड है, यहाँ नहीं इंक्लूडेड है। लेकिन असल में तो कोई पैसा गया नहीं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नोशनल चार्ज, ठीक है? असल में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन हम लोग लगा रहे हैं। फिर इंटरेस्ट अपने कैपिटल पे ही चार्ज अगर हम किए हुए हैं एक जगह, दूसरी जगह अगर हम नहीं किए हुए हैं, तो उसके कारण भी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है? अगर मेरा बिज़नेस है, कॉस्टिंग में हम उसमें अगर अपने ही कैपिटल पे इंटरेस्ट दिए हैं कि मेरा कॉस्ट का प्रोडक्ट का सही दाम निकले, कि इतना पैसा अगर हम लोन लेते, तो ही हम क्या कर सकते थे, उसको यूज़ कर सकते थे। तो उस केस में, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उसको क वहाँ पे भी डिफरेंस देखेंगे, ठीक है? हम लोग अभी आए हैं बिना, हम लोग हैं रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स में, ठीक है? हम लास्ट में रिवीज़न करवा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा, आप बने रहिए। लास्ट में रिवीज़न जैसे करवाएँगे और अभी इलस्ट्रेशन भी करेंगे ना, उससे भी आप समझ जाइएगा। नहीं तो बाद में आप वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा आपको। फिर है देखिए मेथड फॉर प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो एकदम इसमें फिर मेथड बताया गया है, कैसे हम लोग करते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिए पहला स्टेप, ठीक है? पहला स्टेप देखते हैं क्या रीज़न्स क्या है डिफरेंस में? आखिर में कॉस्ट अकाउंट्स में क्या है और फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या है? अंतर क्यों हो रहा है? फिर हम लोग कोई यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है स्टार्ट विद द प्रॉफिट एज़ पर कॉस्ट अकाउंट, तो प्रॉफिट जो कॉस्ट अकाउंट में है उसको लेके चलेंगे। फिर कुछ जो भी खर्चा और जितना भी इनकम है उसमें प्लस माइनस होगा, स्टॉक में प्लस माइनस होगा, जहाँ पे भी अंतर है फिर हम लोग का प्रॉफिट एज़ पर फाइनेंशियल अकाउंट्स आ जाएगा। ठीक है? तो आप देखिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया गया है। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या? एक स्टेटमेंट जिससे हम लोग रिकंसाइल करते हैं। क्या रिकंसाइल करता है जो यहाँ पे प्रॉफिट किसका-किसका? कॉस्ट का और फाइनेंशियल बुक्स का। ठीक है? सिंपल है, देखिए अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है? तो बनता है जैसे हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए थे 11th में, उसी तरह ये बनता है। ठीक है? तो सिंपल में आपको थोड़ा हम अभी समझा भी देते हैं ताकि जब हम लोग बनाएँ तो ईज़ी हो जाए। देखिए, मान लेते हैं कि विवेक के पास है, ठीक है? विवेक के पास है, मान लेते हैं एक एक है बैट, एक है बॉल और एक है विकेट, ठीक है? तो एक बैट, एक बॉल, एक विकेट है और दूसरे विवेक जो हैं, ठीक है? तो एक विवेक श्रीवास्तव के पास ये है और दूसरे विवेक है विवेक बराइक, है ना? तो उनके पास है, मान लेते हैं 2 बॉल, ठीक है? 2 बैट और एक ही विकेट, ठीक है? तो अब बताइए विकेट के मामले में तो सेम है दोनों विवेक, क्लियर है सबको?
यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। विकेट के मामले सेम है, तो यहाँ कोई अंतर नहीं है। तो मान लेते हैं हम लेके चले हैं विवेक श्रीवास्तव का, ऊपर में ले गए हैं विवेक श्रीवास्तव का क्या पोजीशन है, तो लिखे 1 बैट 1 बॉल 1 विकेट। और नीचे सबसे नीचे में हमको लाना कहाँ है, विवेक बराई के पास, जिनके पास है 2 बैट 2 बॉल और 1 विकेट। तो अब करेंगे कैसे, तो विकेट के मामले में सेम है, यहाँ कोई अंतर नहीं है। तो हम ऊपर में लेके चले विवेक श्रीवास्तव का 1-1-1 वाला पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, अब हमको पहुंचना कहाँ है, विवेक बराई के पास। तो नीचे में हम लिख दिए विवेक बराई का क्या पोजीशन है, 2 बैट 2 बॉल 2 विकेट। तो 1 विकेट तो दोनों में सेम है, इसमें कुछ प्लस माइनस करना होगा हमको, बोलिए करना होगा? नो सर। नहीं। तो विवेक श्रीवास्तव में कुछ प्लस माइनस नहीं होगा विकेट में, लेकिन बॉल एक कम है विवेक के पास, और विवेक बराई के पास 2 है, और हमको पहुंचना कहाँ है, विवेक बराई के पास। जहां पहुंचना है उसको देखा जाता है ना। तो पहुंचना है विवेक बराई के पास, मतलब आंसर क्या लाना है, 2 बैट 2 बॉल और 1 विकेट। तो विकेट के मामले सेम है, तो वहां कुछ नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, 2 बैट है, तो 1 बैट तो ऑलरेडी विवेक श्रीवास्तव के पास है, हमको क्या करना पड़ेगा, और 1 प्लस करना होगा कि नहीं, बोलिए सब। करना करना होगा सर। होगा। हाँ, वेरी गुड। तो 1 + 1 क्या करना होगा, 1 बॉल। ठीक है, तो 1 बॉल प्लस हो गया। अब हम लोग देखे कि 2 बैट भी है, जबकि विवेक श्रीवास्तव के पास 1 है, हमको पहुंचना कहाँ है, 2 के तरफ, विवेक बराई के तरफ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, +1 बैट। और क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। सर। बस यही करना होता यस है। सर। आपको आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, जहां पहुंचना है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं, जहां पहुंचना है वहीं पे ध्यान रहता है, तभी ना पहुंचते हैं। तो वही यहाँ पे भी करना है, पहुंचना कहाँ है, अगर ऊपर में हम कुछ लिए हैं तो नीचे में क्या हुआ है वो देखना है। नीचे में अगर वो चीज है तो प्लस कर देंगे, और वो चीज नहीं है तो माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया अब सबको? यस यस सर। सर। हाँ, बस इतना ही सिंपल है जैसा आपको बताया, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए। चलिए एक बार फॉर्मेट बुक में ही देख लीजिए, और इस फॉर्मेट को टिक करिए, तो इंपॉर्टेंट है ये। थ्योरी भी आएगा तो फॉर्मेट जरूर बनाइएगा, ठीक है। और इसको जैसे जैसे 1-2 बार रीड करेंगे आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इजी ही हो जाता है फिर तो। ठीक है, और अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही रहे थे। देखिए तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सब है फॉर्मेट वाले पेज पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यस सर। यस सर। तो प्रॉफिट एज पर, देखिए फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं ऊपर, फिर क्या है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पूरा फॉर्मेट तो नहीं दिख रहा है हमको, तो ऊपर में यहाँ पे पर्टिकुलर्स होगा, पहला कॉलम का क्या है, पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम में अमाउंट, तीसरा कॉलम में भी अमाउंट। तो ये पीछे वाला जो अमाउंट वाला है वो तो क्या है, वो तो वर्किंग के लिए लास्ट वाला अमाउंट फिर है ना। तो दोनों अमाउंट लिखिए, लिख लिए सब? यस सर। यस सर। और रुपीस तो लिखा ही हुआ है। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कर दिए, प्लस ऐड, क्या क्या ऐड हो गया, एक्सपेंसेस जो ओवर चार्ज किया गया, ओवर चार्ज मतलब ज्यादा माइनस किया गया है कॉस्ट अकाउंट में, तो वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में ज्यादा उसमें उसके हिसाब से ज्यादा किया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा किया हुआ है तो क्या करेंगे, उसको प्लस कर दिए, तभी ना हटेगा इफेक्ट। उसी तरह इनकम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, कोई इनकम अगर हम नहीं इंक्लूड किए हैं लेकिन नीचे में प्लस है तो क्या करिएगा, प्लस करिएगा ना। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। क्योंकि पहुंचना कहाँ है, यस फाइनेंशियल सर। में। हाँ, हमेशा ध्यान रखना है पहुंचना कहाँ है, वहां उसके हिसाब से चीजें प्लस माइनस हो जाएंगी। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, ज्यादा हम स्टॉक दिखा दिए ओपनिंग स्टॉक, किस में, कॉस्ट अकाउंट में। बताइए, हम लोग पहले भी क्लास में भी ये देखे हैं, ज्यादा अगर ओपनिंग स्टॉक है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में अगर लेफ्ट साइड में होता है ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक मेरा ज्यादा है तो उससे क्या होता है, प्रॉफिट घटता है ना, क्योंकि वो तो खर्चा वाला साइड है ओपनिंग वाला। क्लियर है सबको? यस सर। है ना ये? हाँ, ये पहले भी हम लोग क्लास में भी देखे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि लेफ्ट साइड को हम और बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो हम ज्यादा बढ़ा के दिखाएं कॉस्ट में तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट तो घट गया होगा। क्लियर है सबको? यस सर। तो प्रॉफिट घटा होगा, लेकिन यस फाइनेंशियल सर। में, हाँ, लेकिन फाइनेंशियल में तो ऐसा नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से जितना बढ़ गया है, मतलब फाइनेंशियल से जितना भी ज्यादा है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि उसके कारण क्या हो रहा है, प्रॉफिट पे असर पड़ रहा है, और हम लोग निकाल क्या रहे हैं, प्रॉफिट का ही तो मिलान कर रहे हैं। फिर देखिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर कम किए हैं
आप क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा क्रेडिट साइड में होता है जिससे प्रॉफिट बढ़ता है। तो अगर कॉस्ट अकाउंट में हम कम करके रखे हैं तो उसके कारण क्या होगा, कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट घटा हुआ है तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस। क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, एक ही बस अगर आप समझ के रखिएगा तो उसी से हो जाएगा, ओपनिंग को या क्लोजिंग को, तो बाकी दूसरा तो अपोजिट चीज है। फिर एक्सपेंस जो रिकॉर्ड किए हैं कॉस्ट अकाउंट में लेकिन नहीं रिकॉर्ड हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट में, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ है लेकिन कॉस्ट अकाउंट में माइनस हो गया, तो उसको क्या कर देंगे, प्लस। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। सर। हाँ। यस सर। फिर इनकम जो रिकॉर्ड हुआ है कहाँ, फाइनेंशियल बुक्स में, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है कॉस्ट में, मतलब नीचे में प्लस है लेकिन ऊपर में कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, हमको तो नीचे से मिलाना है, प्लस कर देंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, फिर देखिए आइटम जो क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है मतलब क्या हुआ है, मतलब प्लस हुआ है, क्योंकि राइट साइड होता है क्रेडिट और क्रेडिट में क्या होता है, इनकम वाला चीज होता है। क्रेडिट हुआ है फाइनेंशियल बुक में लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है कॉस्ट बुक में, तो उसमें भी क्या हुआ, फाइनेंशियल वाले में प्लस है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें भी प्लस। और फिर डेप्रिसिएशन है लास्ट, तो डेप्रिसिएशन में क्या है, डेप्रिसिएशन अगर हम ज्यादा चार्ज कर दिए कॉस्ट में तो उससे क्या हुआ होगा, प्रॉफिट घटा होगा, लेकिन फाइनेंशियल में ज्यादा, फाइनेंशियल में तो कम है तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ताकि उस जितना अधिक माइनस हो चुका है वो क्या हो जाए, फिर से प्लस होके खत्म हो जाए उसका इफेक्ट। ठीक है, तो ये ऐड हो गया, और इसी का अपोजिट क्या है, लेस। इसी का अपोजिट 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 चीज लिखा हुआ है, तो वहां समझ, इसी का उल्टा क्या हो गया, माइनस सब हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक से। क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखिए इसी के बाद एक और फॉर्मेट है, वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 2 करके जो लिखा हुआ है, आप 1 और 2 मत लिखिएगा, बस इसी तरह, बस सीधे सीधे जो पहला वाला फॉर्मेट है ना वो ठीक है ना, उतना से समझ में आ गया, ये बस उसी का एक्सटेंशन रूप है, ओवर एब्जॉर्प्शन ये सब। लेकिन इसको अभी आप रीड बस कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, थोड़ा दिमाग में रहेगा क्या है। ठीक है, तो रीड में आप लिख लीजिए। इसमें क्या है, अगर हम लेके चले फाइनेंशियल वाला अकाउंट्स का, तब क्या होगा, जो ऊपर में हम प्लस कर रहे थे यहाँ पे, मतलब उसका जो अभी हम लोग किए वही केस है, बस इसमें क्या है, हमको जाना किसकी तरफ है, कॉस्ट अकाउंट की तरफ। तो कॉस्ट में जो प्लस है, ठीक है, लेकिन वहां नहीं है तो वहां ऊपर भी प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसा अभी किए उसी वही चीज, सेम चीज है यहाँ पे, नीचे की तरफ हमको जाना है, नीचे में कहाँ पहुंचना है उसको देखना है। अच्छा, एक चीज है, अगर लॉस में कोई चीज है, प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है, तो मेरा अमाउंट का फिगर क्या होगा, माइनस में दिखेगा, है ना, ब्रैकेट में हम लोग दिखाते हैं, है ना। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अब चलिए इलस्ट्रेशन 1 आइए। ठीक है, तो पहला इसमें क्या बताया गया, इलस्ट्रेशन 1 में देखिए, नेट प्रॉफिट दिया गया है, कॉस्ट बुक्स है कंपनी का जो कि प्रॉफिट शो कर रहा है 48,000, और नेट प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से है 29,500। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर है, सामने दिख रहा है, अंतर है ना, दिखा सबको, प्रॉफिट किसमें, कॉस्ट में कितना है 48 और फाइनेंशियल में 29,500। बोलिए अंतर है कि नहीं? है सर। अंतर है। हाँ, अंतर है, तो बोलिए, अब हमको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बोला गया है बनाने, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, कॉस्ट बुक के हिसाब से कुछ कुछ खर्चे लिखे गए हैं और फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से भी बता दिया गया है कुछ कुछ चीजों को, खर्चों और इनकम जो भी है। देखिए, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस बताया हुआ है, देखिए कॉस्ट में है 20, फाइनेंशियल में 22, साफ दिख रहा है अंतर कहाँ कहाँ है। ऑफिस में इसी तरह सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर डिविडेंड रिसीव्ड बस हम लोग फाइनेंशियल में रिसीव करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये भी इसी में जाता है फाइनेंशियल में, इनकम टैक्स भी फाइनेंशियल में, गुडविल रिटर्न ऑफ भी फाइनेंशियल में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फाइनेंशियल में। तो इतने चीजों को हम लोग देख रहे हैं कि इसके कारण क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। तो देखिए अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आंसर देखिए, फॉर द ईयर एंडिंग, और पर्टिकुलर्स हम लोग फॉर्मेट पूरा अच्छा बनाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट वाला करके। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट को अगर हम पहले लेके चलते हैं, इसमें ये नहीं बोला गया है कि हमको क्या लेना है पहले, ये मेरा मर्जी है। फिर अगर क्वेश्चन में ही लिख देगा कि आप चलिए प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट करके, तब हम लोग वो लेके चलेंगे, और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग का मर्जी। बस याद रखिएगा नीचे की तरफ पहुंचना है, फिर नीचे जो भी लेंगे उसके तरफ पहुंचना है, और क्वेश्चन में बस एक ही प्रॉफिट दिया हुआ है, तब तो आपको उसी को ऊपर में आप लेके चल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है, देखिए, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ले लिए हम लोग, इसमें 48,000 ऐड किए हैं। क्या क्या ऐड हो जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा माइनस किया गया है किसमें, कॉस्ट में। तो जैसे देखिए फैक्ट्री का तो एक्स्ट्रा नहीं माइनस किया गया, उसका तो कम किया है,
ऑफिस एक्सपेंसेस 12,000 इसमें है कॉस्ट में और 10,000 है फाइनेंशियल में, तो 2,000 एक्स्ट्रा माइनस किया गया, तो प्लस करेंगे ना? सब बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल की तरफ जाना है और फाइनेंशियल नीचे की तरफ, तो नीचे में 10 है ऊपर में 12 है, तो हम लोग क्या करेंगे मिलाने के लिए 2,000 एक्स्ट्रा माइनस हो चुका है इस कॉस्ट में, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। इसी तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी 8,000 है कॉस्ट में, 7,000 है फाइनेंशियल में, तो नीचे में क्या है 7,000 और ऊपर में 8,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1,000 और प्लस कर देंगे, क्योंकि 1,000 एक्स्ट्रा माइनस हो गया तो प्लस कर देंगे। क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब हमको और देखिए फिर डिविडेंड रिसीव लिखा हुआ है। रिसीव मतलब क्या होता है? इनकम ना। तो फाइनेंशियल अकाउंट में रिसीव प्लस किया हुआ है कितना 5,000, लेकिन इसमें प्लस नहीं किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कॉस्ट अकाउंट में भी क्या करना चाहिए? कॉस्ट अकाउंट में भी प्लस करेंगे। हाँ वेरी गुड, क्योंकि नीचे प्लस है ऊपर में कुछ नहीं है तो प्लस। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बताइए, माइनस हुआ होगा ये तो फाइनेंशियल में माइनस है, लेकिन कॉस्ट में माइनस नहीं है और हमको पहुंचना कहाँ है फाइनेंशियल की तरफ, तो क्या करेंगे? क्या करना है? क्या करना होगा? माइनस करेंगे। माइनस, क्योंकि नीचे में माइनस है तो हमको कॉस्ट में माइनस नहीं हुआ है तो कॉस्ट से माइनस। सब समझ रहे हैं? बोलिए सब। यस सर। इसमें जरूरी ये नहीं है जैसे बुक में आपको दिखाया पहले ऐड 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 वाला फिर लेस, वैसा कुछ नहीं, एक एक करके चलिए। जो लग रहा है प्लस होना चाहिए प्लस करिए, जो लग रहा है माइनस करना माइनस करिए। नहीं तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि शुरू में कुछ स्पेस छोड़ दीजिए प्लस के लिए फिर माइनस के लिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। या सिंपल तरीका से चलना है तो एक एक आइटम लेके ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो एक साथ ही कर सकते हैं। ऊपर प्लस हुआ नीचे वाला माइनस, फिर प्लस आया फिर माइनस आया तो माइनस। क्लियर है सबको? यस सर। फिर इनकम टैक्स है, माइनस हुआ है फाइनेंशियल में, लेकिन कॉस्ट में तो माइनस नहीं हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बोलिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। वेरी गुड, हमेशा याद रखिए नीचे में क्या किया हुआ। चलिए फिर आगे, गुडविल रिटर्न ऑफ माइनस किया गया फाइनेंशियल में लेकिन कॉस्ट में नहीं किया गया और हमको पहुंचना है फाइनेंशियल में, क्या करना पड़ेगा? माइनस करना होगा। माइनस करेंगे सर। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्लस हुआ होगा, तो प्लस हुआ है फाइनेंशियल में, लेकिन सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो माइनस ही हम लोग कर देते हैं ना इसमें, क्योंकि हम लोग तो ओनर को अलग मानते हैं। माइनस किया गया है किसमें? फाइनेंशियल में, लेकिन कॉस्ट में माइनस नहीं किया हुआ है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कॉस्ट में भी माइनस करेंगे। हाँ वेरी गुड। तो बस क्या हुआ हम लोग का, जैसे ही आप करिएगा टोटल ये सब तो प्रॉफिट आपका आ गया एज पर फाइनेंशियल बुक, जो कि कितना है 29,500। इस केस में तो आपका पहले ही से आंसर मौजूद है बुक में, फर्स्ट ही लाइन में लिख ही दिया है कि इतना ही आएगा, तो आप मिला सकते हैं। मान लेते हैं कहीं नहीं भी लिखा हुआ है तो हम लोग का काम क्या रहेगा, बस प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक कितना आएगा वो लिख देना। क्लियर है सबको? बोलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस यस सर। हाँ, 1 के बाद फिर से सिमिलर है, अलग अलग केसेस वाला चीज है, बस क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा उसका ये सब। 1 के बाद 8 में आइए, 8 अलग है वो केस, 8 में आइए। आ गए? Yes, sir. यस सर। इसमें क्या है आपको बनाना है, एक कॉस्ट स्टेटमेंट भी बनाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट भी बनाना है, या अकाउंट बनाना है, या और क्या करना है रिकंसिलिएशन, मतलब दोनों बना के रिकंसाइल करिए। पहले वाले दूसरे क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं था, उसमें प्रॉफिट ही बता दिया गया था, इसलिए हम लोग प्रॉफिट निकालने का जरूरत नहीं था, लेकिन इसमें निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिया हुआ होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, एक कंपनी में वर्क्स ओवरहेड है 60% ऑफ वेजेस और ऑफिस ओवरहेड है 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। कुछ टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फॉलोइंग क्या क्या है देखिए, मटेरियल का, वेजेस का, वर्क एक्सपेंसेस है और ऑफिस एक्सपेंसेस है, ठीक है। 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ आउटपुट, अब ध्यान दीजिएगा, हाँ 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ आउटपुट कहाँ पे है? स्टॉक में, मतलब जितना भी आउटपुट है उसका 10% हमारा क्या रह गया? क्लोजिंग स्टॉक रह गया, ठीक है। टोटल सेल्स कितना है हमारा? 2,55,000, तो टोटल सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है। और फिर क्या बोला है? स्टॉक को वैल्यू किया गया है फाइनेंशियल बुक्स में, कितना में? वर्क्स कॉस्ट पर,
ठीक है, मतलब कहाँ तक, फैक्ट्री कॉस्ट तक जो हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे तो हम लोग तो ये जानते हैं, पहले प्राइम कॉस्ट आता है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड का दिया ही हुआ है, वर्क्स कॉस्ट कितना है 60% ऑफ वेजेस, तो 60% के हिसाब से हम लोग ले लिए। ठीक है, तो 75,000 का 60%। ठीक है, फिर फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 2,20,000, फिर ऑफिस ओवरहेड का भी बोला गया 20%, तो 20% वो भी लगा दिए, फैक्ट्री कॉस्ट का 20%। ठीक है, जो कि नॉर्मल रूल भी चलता है हम लोग का ना। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए यहीं पे लिखिए तो ब्रैकेट में, यही क्या है, कॉस्ट ऑफ आउटपुट लिख लीजिए ब्रैकेट में, या कॉपी के टॉप मार्जिन में लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ आउटपुट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉपी के टॉप मार्जिन में भी लिख लीजिएगा, हाँ, ताकि आपका ध्यान रहे। लिख लिए? बोलिए, लिख लिए? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो देखिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आ गया है 264,000। फिर बोला गया है क्या, क्लोजिंग स्टॉक है 10%, तो इसका 10% ही क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो निकाल दिए हम 26,400। तो क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक जब हम लोग लेस करते हैं, ठीक है, तो हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक रहता है तो वो भी प्लस हो जाता है, लेकिन इसमें तो है नहीं। ठीक है, तो 237,600 आ गया। अब सेल्स हमारा अमाउंट दिया ही हुआ है 2,55,000, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, प्रॉफिट। क्लियर है सबको? बोलिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जैसा पहले हम लोग कर चुके हैं वही है, ये तो क्लियर है। यस सर। यस सर। हाँ, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, तो ये तो हो गया कॉस्ट वाला पार्ट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में कैसे बनेगा, तो टू मटीरियल्स लिख लिए, वेजेस लिख दिए। हाँ, अब देखिए इसका, इसके बाद क्या है, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है, 49,000। तो ये कौन सा 49,000 हम लिए, देखिए वर्क्स एक्सपेंसेस जो लिखा हुआ है 49,000। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में है ना 8 में ध्यान दीजिए, हम लोग ओवरहेड्स को यूज करके कॉस्ट में निकाले हैं। समझ में आया? 60% ऑफ वेजेस देखिए लिखा हुआ है ना, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो Yes, यहाँ sir. हाँ, ये ध्यान देने वाला चीज है, ओवरहेड्स का यूज हुआ है, क्योंकि ओवरहेड्स को यूज करते हैं हम लोग इसमें कॉस्ट में, तो ओवरहेड्स का यूज करके हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये निकाले हैं। जबकि इसमें फाइनेंशियल अकाउंट में असली खर्चा, जो कि अभी बात भी कर रहे थे, असली खर्चा जाता है फाइनेंशियल अकाउंट में, है ना। तो एक नोट लिखिए तो अपने ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक्चुअल खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक्चुअल खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ ओवरहेड रेट ये सब कुछ नहीं, सीधा असली कितना खर्चा है वही बस रिकॉर्ड किए। लिख लिए? Yes, sir. ठीक है, ये जब इलस्ट्रेशन के नीचे में भी आप लिख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में भी हेल्प करे आपको, अगर आए तो, है ना। नोट देने से क्या होता है, अच्छा रहता है। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ गया और ऑफिस एक्सपेंसेस आ गया। फिर हम लोग क्या किए, देखिए क्लोजिंग स्टॉक बाय सेल्स पहले लिखे, तो 2,55,000 सेल्स है, उसमें तो कोई अंतर नहीं। बाय क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक का वैल्यूएशन का तरीका देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट मेरा कितना आया है, टोटल कॉस्ट, लेकिन कौन सा कॉस्ट हम लेंगे बताइए। क्लोजिंग स्टॉक किस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? क्लोजिंग स्टॉक किस में आता है, किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गड़बड़ हो रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना हाँ, सर? ऊपर में ना आता है विवेक। अच्छा सॉरी सर, ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, कोई बात नहीं, बोलते बोलते हो जाता है। देखिए क्या क्या लिखते हैं ऊपर में, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और राइट साइड में बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसी से पता चलता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में असल में क्या दिखाते हैं हम लोग, जितना भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है वो आ जाता है। क्लियर है सबको? बोलिए, है ना। यस Yes, सर। sir. अकाउंट्स में, अकाउंट्स का प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं अगर कभी भी अकाउंट्स वाले में डाउट हो। तो ट्रेडिंग में तो हम लोग डायरेक्ट खर्चा और जितना भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा होता है, जबकि कॉस्ट में हम लोग प्राइम कॉस्ट अलग दिखाते हैं और फैक्ट्री कॉस्ट अलग दिखाते हैं, तो उसमें अलग अंतर आ जाता है हमारा, है ना।
उसमें प्राइम कॉस्ट आता है, फैक्ट्री कॉस्ट आता है, फिर अलग ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड भी जुड़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सेल, तब वहां पे थोड़ा क्लोजिंग स्टॉक का ये है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर वहां क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। जबकि यहाँ पे किसके बेसिस पे है, सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे, किसमें, फाइनेंशियल अकाउंट्स में, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो फैक्ट्री खर्चे के बेसिस पर है बस। तो अब देखिए यहाँ पे फैक्ट्री खर्चा कहाँ तक है, एक तो मटेरियल है 1,00,000, फिर लेबर है 75,000, और फैक्ट्री खर्चा भी अलग से लिखा हुआ है, कितना, 49,000। तो तीनों जुड़ेगा तो कितना हो गया, इसीलिए देखिए वर्किंग में आप देख पा रहे होंगे वहीं पे अकाउंट में ही 2,24,000 हो गया तीनों जोड़ के। क्लियर है सबको, बोलिए। यस सर। तो एक नोट इसके लिए भी लिख लीजिए ताकि याद रहे, हाँ, एरो निकाल के या वहां पे भी लिख लीजिएगा और कॉपी में भी लिख लीजिए, है ना। लिखिए, क्या लिखिएगा, लिखिए फाइनेंशियल अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट में ट्रेडिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिख लीजिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री खर्चे दिखाते हैं, फैक्ट्री खर्चे दिखाते हैं, जिससे फैक्ट्री खर्चे दिखाते हैं। अच्छा, कॉमा दे लिख या पूर्ण विराम कर लीजिए, उसके बाद लिखिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे लिखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक टोटल फैक्ट्री खर्चों के बेसिस पर, टोटल फैक्ट्री खर्चों के बेसिस पर कैलकुलेट होते हैं, कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। और अच्छा से क्या लिखे, शुरू फर्स्ट लाइन क्या लिखे थे, बोलिए। Financial. बोलिए बोलिए, कोई भी बोलिए, बोलिए विवेक, बोलिए, आप ही बोलिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री खर्च दिखाते हैं। ठीक है, फैक्ट्री खर्च दिखाते हैं, और फिर क्या लिख लिया हम लोग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक टोटल फैक्ट्री खर्चों के बेसिस पर कैलकुलेट होते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिस देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का क्या बेसिस है, बेसिस है जो भी फैक्ट्री का खर्च है, जबकि वहां पे कॉस्टिंग में तो अलग है, वहां तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है, उसके बेसिस पर हम लोग वहां, जैसे अगर इसमें चार्ज किए, इस क्वेश्चन में बोला गया 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ आउटपुट स्टॉक में है, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बताया गया था। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक का कितना आ गया वैल्यू, 22,400 ना फाइनेंशियल में। तो प्रॉफिट देखिए कितना आया फाइनेंशियल में, नेट प्रॉफिट आया है। अच्छा, ऑफिस खर्चों को भी डेबिट कर दिए तो क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। क्लियर सबको? क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे एक चीज आप ऐसे पूछ सकते हैं जो कि आप नहीं पूछे, सर यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही मटेरियल दिखा दिया गया है, लेबर दिखा दिया गया है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों किया हुआ है, जबकि ये कहाँ का पार्ट है, सेल्स भी दिखा दिया गया, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है ना। क्लियर है सबको, है कि नहीं, बोलिए। यस सर। हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, हम लोग देखिए यहाँ पे जैसे बोला गया कि रिकंसाइल करिए, तो हम लोग प्रॉफिट जब निकालेंगे, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले ग्रॉस प्रॉफिट भी तो चाहिए ना हमको, चाहिए कि नहीं, चाहिए। चाहिए। चाहिए सर। हाँ, तो हम वो भी अपना सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाए और फिर क्या किए,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर बनाए वहां का ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करके। या दूसरा केस इसमें किया क्या हुआ है ना, इसमें ये माना हुआ है कि हमको अभी तो प्रॉफिट से मतलब है ना, हम पूरा क्या बनाए ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग करके, हम लोग को तो बस शो करना है अभी के लिए, तो अभी हम उतना फॉर्मेट में नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, बस एक बार आपको दिखा देते हैं नेट प्रॉफिट कितना है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिंग, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखिए। यहाँ एक ही बार में हम लोग बना रहे हैं, यहाँ एक ही बार में मतलब लिखिए, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक ही बार में दर्शा रहे हैं। मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक ही बार में दर्शा रहे हैं, दर्शा रहे हैं मतलब शो कर रहे हैं। ठीक है, लिख लिए सब? बोलिए। लिख लिए सर। हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब क्या हुआ, डेट इज नेट प्रॉफिट तक निकाल दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट तक निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया? बोलिए, यस क्लियर है सर। सबको? हाँ ठीक है, हम लोग अलग अलग भी दिखा सकते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अलग अलग भी दिखा सकते हैं। लिख लीजिए, वो भी अलग अलग भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब बस क्या करना है, रिकंसिलिएशन करना है। तो रिकंसिलिएशन को देखिए। ठीक है, अब क्या करना है, बस रिकंसिलिएशन करना है। रिकंसिलिएशन को एक बार देखिए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बताइए। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना आया, 17,400, इतना ही लिखा हुआ है, 17,400 है ना। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में देखिए, मिल गया आपको 17,400 जो हम लोग पहले बनाए। क्लियर है? यस सर। यस बैलेंसिंग, सर। हाँ बैलेंसिंग फिगर करके होगा, वो बैलेंसिंग फिगर लिख लीजिएगा। और फिर अभी जो बनाए तो नेट प्रॉफिट भी बैलेंसिंग फिगर आया कितना, 10,900। तो बताइए अंतर है ना, 17,400 और 10,900 में अंतर है कि नहीं? है सर। तो अब क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लीजिए या प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट लीजिए और नीचे की तरफ जाइए। तो अंतर कहाँ कहाँ हमको दिख रहा है, देखिए। तो पहला, फैक्ट्री वाले में भी अंतर है। फैक्ट्री में कितना है, इसमें कॉस्ट में देखिए 45,000 और इसमें देखिए 49,000 है फाइनेंशियल में। तो नीचे में ज्यादा माइनस किया हुआ है, ज्यादा माइनस किया हुआ है ना, है कि नहीं? फाइनेंशियल में ज्यादा माइनस किया हुआ है कितना, 4,000। तो क्या करेंगे, कॉस्ट अगर लेके चले हैं हम लोग तो कॉस्ट में भी ज्यादा माइनस कर देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड जो कि अंडर चार्ज किया गया है, अंडर चार्ज मतलब कम चार्ज किया गया है कॉस्ट अकाउंट में। क्लियर है सबको? माइनस कर देंगे क्योंकि नीचे में ज्यादा माइनस है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ऑफिस ओवरहेड को यस देखिए। सर। हाँ वेरी गुड, ऑफिस ओवरहेड को अब देखिए। ऑफिस ओवरहेड है कितना, क्योंकि ये तो रेट के हिसाब से है। कॉस्ट में है 44,000 और इसमें देखिए फाइनेंशियल में 40, कहाँ गया, हाँ 42,500। तो क्या हुआ, नीचे में कम है, नीचे में कम है, ऊपर में हम ज्यादा माइनस कर दिए, कॉस्ट से ज्यादा माइनस किए कितना, 1,500। तो बोलिए क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ऐड करना होगा, क्योंकि नीचे में कम है माइनस, कम माइनस है तो ऊपर में भी हमको कम करना होगा, लेकिन हम ज्यादा कर चुके हैं तो प्लस कर दिए कितना, 1,500। अब क्लोजिंग स्टॉक देखिए, बाकी सब तो सेम है। मेन अब क्या है, तीन ही तो आइटम है ना, एक ओवरहेड है, ऑफिस वाला और फैक्ट्री वाला, और एक क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में देखिए 26,400 है कॉस्ट में, 26,400 है कॉस्ट में, और इसमें देखिए फाइनेंशियल में 22,400। बोलिए 22,400 है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के कारण क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक के कारण जितना ज्यादा होता है प्रॉफिट उतना ज्यादा आता है ना। तो हमारा फाइनेंशियल में कम है और कॉस्ट में ज्यादा है, तो उसके कारण क्या हुआ, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे,
माइनस कर देंगे। हाँ, वेरी गुड। क्लियर है सबको? बोलिए। यस हाँ, ये डिस्कस भी किए थे जैसा हम लोग, है ना? चलिए, अब लास्ट है इसका एक इलस्ट्रेशन और है, जो है इलस्ट्रेशन 14। आ जाइए उसमें। 14 ही है ना? हाँ, ठीक है। उसके बाद बस थोड़ा सा है मेमोरेंडम वाला, वो इसी के तरह है, बस हल्का। चलिए, आ जाइए। इलस्ट्रेशन 14 बस एक बार देखिए। देखिए 14 में क्या है, बस दो कॉमोडिटी अगर है, अभी तक हम लोग एक एक कॉमोडिटी में देख रहे थे कि कितना आया कॉस्ट में, कितना आया फाइनेंशियल में। अगर दो कॉमोडिटी है तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, बस इसको देख लीजिए, है ना? इसको टिक भी कर लीजिएगा, जो जो अभी बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना? अगर दो कॉमोडिटी है, देखिए ये रांची में आया भी हुआ है, 2009 में आया, लिखा हुआ है। देखिए तो स्मॉल मशीन और मीडियम मशीन, इसमें दो कॉमोडिटी दिया हुआ है, तो दोनों का क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग हम पहले प्रॉफिट निकाल लिए, ठीक है? और इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जो बनाए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम देखिए, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें क्या हुआ, दोनों को अलग अलग दिखा दिया। मटेरियल, ठीक है, कितना है स्मॉल का और कितना है मीडियम का, दोनों प्लस करके 1,90,000 आ गया। फिर लेबर का कितना स्मॉल का कितना मीडियम का, दोनों प्लस करके इतना आ गया। सेल्स कितना स्मॉल का मीडियम का आ गया। टोटल नेट प्रॉफिट आ गया 1,03,000, ठीक है। अब फिर क्या देख रहे हैं हम कि अंतर कहाँ कहाँ है, तो इसमें अंतर मेनली मटेरियल, और इसमें तो है नहीं लेबर, ये सब उसका तो जो है खर्च वही, तो मेनली अंतर कहाँ कहाँ आ रहा है, एक वर्क्स एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब ओवरहेड में बस अंतर है। तो जो 87,776 है, ये क्या है, दोनों का प्लस करके यहाँ वहां से एरो निकालिए, तो एक 87,776 कैसे आया, लिख लीजिए, ऑफ बोथ स्मॉल एंड मीडियम मशीन, ऑफ बोथ स्मॉल एंड मीडियम मशीन, ठीक है। कहां पे, इन कॉस्ट अकाउंट्स, इन कॉस्ट अकाउंट्स, लिख लिए, लिख लिए। सर बोलिए। ये अमाउंट कहाँ पे दिया हाँ, हुआ वही है? बता रहे हैं, लिख लिए आप। हम देखिए पीछे, अब एक बार पलटिए, देखिए वर्क्स ऑन कॉस्ट, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट जो है ना, कॉस्ट अकाउंट वाला, वहां देखिए स्मॉल मशीन का कितना है, देखिए 37,440, और मीडियम मशीन का कितना है 50,336। दोनों को प्लस करिए, कितना हो गया 87,776। क्लियर है विवेक? यस सर। हाँ, अब इसका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वर्क्स एक्सपेंसेस सीधा लिखा हुआ है 87,000, दिख गया, यस सर। है ना? तो ये 87,000 कैसे आया, इसका हमारा डायरेक्ट लिखा हुआ था। देखिए क्वेश्चन में जाइए, अब क्वेश्चन में एक्चुअल वर्क्स कॉस्ट कितना है, एक्चुअल, एक्चुअल कहाँ जाता है, फाइनेंशियल में, कितना है 87,000। क्लियर हो गया, एक्चुअल एक्चुअल फाइनेंशियल में जाएगा, और ओवरहेड वाला जो भी रेट का इन प्लस इनटू करके हम लोग निकालते हैं, वो कहाँ जाता है, वो हमारा कॉस्ट में चल के आता है ना? क्लियर हो गया विवेक? सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सब बोलिए, बाकी लोग को क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। हाँ, यस सर। देखिए सिंपल में हम लोग क्या किए, सब जगह एक एक कॉमोडिटी था, इसमें दो कॉमोडिटी है, दो कॉमोडिटी में क्या करेंगे, तो उसका टोटल कितना है, बस वो है ना, रिकंसिलिएशन में तो बस वही कि कितना अंतर आया वो निकाल देना है, तो वो निकाल, जहां जहां भी अंतर आया है बस उसको हमको एडजस्टमेंट कर देना है। चलिए ठीक है, आप करिए, फिर भी कहीं पे भी डाउट होगा, जो जो क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं, आप उसमें फिर पूछ लीजिएगा हमसे कि यहाँ पे ये डाउट आया, ये डाउट होगा, है ना? तो डाउट क्लास भी करेंगे ही, तो उसमें आप पूछ सकते हैं, है ना? ठीक है यार, नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले पूछते हैं ना, कहीं डाउट है तो वहां पूछ लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद एक बार आप आइए, इलस्ट्रेशन 20 के बाद है एक छोटा सा थ्योरी पोर्शन है, उसमें आइए, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, आगे सब? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए जो अभी तक किए ना, सेम वही चीज है, इसमें क्या हुआ, उसमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे थे, इसमें अकाउंट बना देंगे। और क्या डिफरेंस है इसमें कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसका बताया हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जैसे लिखा है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट हम लोग लेके स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ और बोलेगा तो उसके हिसाब से चलेंगे, और जैसे जो भी चीज हम लोग प्लस कर रहे थे स्टेटमेंट के लिए, यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा सब, प्लस 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 प्लस, जो भी कॉस्ट में हमको जोड़ना है प्रॉफिट में और जोड़ना है वो क्या हो जाएगा, प्लस।
मतलब क्रेडिट साइड में ही आ जाएगा, और जो भी हमको घटाना है वो कहाँ चल जाएगा, डेबिट साइड में। क्लियर है सबको? Yes, sir. बाकी लोग बोलिए। अच्छा फिर से हम बताते हैं, सुनिए क्या करना है हमको। यहाँ पे हम जो भी चीज जैसे जोड़ना था हमको, तो उसमें क्या लिख रहे थे, ऊपर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, और फिर क्या लिख रहे थे, ऐड ऐड ऐड, इतना इतना प्लस 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 करना है। और जो भी चीज माइनस करना था उसके लिए क्या लिख रहे थे, लेस लेस लेस। तो क्या आ जाता था, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए सबको। यस यस सर। सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट जैसे अगर लिए हुए क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट, यही स्टार्टिंग पॉइंट इसका बताया गया है ना, बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट आप लीजिए, तो ले लिए। अब जो भी वहां वहां ऐड 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 लिख रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट 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 लिखेंगे, तभी ना ऐड होते जाएगा प्रॉफिट में। क्लियर सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो वो सारी चीजें ऐड कर देंगे, और जो भी वहां लेस 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 लिख रहे थे, मतलब जो भी हमको इस प्रॉफिट से घटाना है वो कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. सिंपल में जो चीज जोड़ना है वो उसी प्रॉफिट के साथ ऐड हो जाएगा, और जो चीज घटाना है वो उसका अपोजिट साइड में जाएगा। तो लास्ट में देखिए बैलेंसिंग फिगर के रूप में क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। वहां पे B/F लिख लीजिए, तो नीचे में टू नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स जहां लिखा हुआ है, लिख लिए? लिख लिए सब? यस सर। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग का। और ऊपर में आप ये लिख लीजिए, भाई प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट स्टार्टिंग पॉइंट, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोई दूसरा चीज भी हो तो उसके हिसाब से चीजें चेंज हो जाएंगी। लिख लिए सब? लिख लिए? यस सर। ठीक है, बोला करिए बाकी लोग भी। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्या है वो ध्यान, देखिए मेमोरेंडम लिखा हुआ है, हाँ, और लास्ट लाइन में आपका देखिए कॉन्सेप्ट में भी लिखा हुआ है कि ये सिर्फ एक मेमोरेंडम अकाउंट है, और ये डबल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए कोई एंट्री नहीं हुआ है, अकाउंट भले ही लिखे इसलिए एंट्री नहीं है। हाँ, मेमोरेंडम से एक एरो निकालिए तो, या सिंपल में जहां पे वो खत्म हो रहा है लाइन, वहां पे वहीं पे आप जोड़ लीजिए। ठीक है, वहीं पे जोड़ लीजिए। इसलिए डेबिट और क्रेडिट हम लोग नहीं लिखते हैं इसमें। ठीक है, दोनों साइड में। ठीक है, सो नो डेबिट और क्रेडिट ऑन ऑन बोथ साइड्स आर मेंशन्ड। सो नो डेबिट और क्रेडिट ऑन ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स इज रिटन या आर रिटन। ठीक है, आ रहे आ रहे आ रहे, हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। फिर से समझ लीजिए, सिंपल में मेमोरेंडम है मतलब वो रियल अकाउंट नहीं है। वो क्या है, बस हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे बस अकाउंट के रूप में उसको शो करना है हमको। तो अकाउंट के रूप में बस शो करना है, शो करना है बस, असल में अकाउंट नहीं है, असल में अकाउंट नहीं है। इसीलिए डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखे, क्योंकि असल में अकाउंट ही नहीं है। क्लियर है? यस सर। Yes, हाँ, sir. ठीक है। तो अब देखिए पूरा चैप्टर को रिवीजन करा देते हैं सिंपल में। रिकंसिलिएशन मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन ये जो बना, ये है क्या, ये है, सॉरी, रिकंसिलिएशन यहाँ पे जो बना रहे हैं ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये है क्या, इसमें हम लोग शो करते हैं कि कहाँ कहाँ डिफरेंस आया है, किस में, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट में। कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ कॉस्ट में रिकॉर्ड होती हैं, कुछ चीजें हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल में रिकॉर्ड होती है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में, तो वहां उसके कारण डिफरेंस होता है। और कुछ चीजें हैं जो रिकॉर्ड तो दोनों तरफ होती हैं, लेकिन फाइनेंशियल में सिर्फ एक्चुअल चीजें रिकॉर्ड होती है, जैसे वर्क्स ओवरहेड, फिर आपका ऑफिस वाला, ठीक है, ओवरहेड के हिसाब से वहां जाता है, जबकि यहाँ पे तो एक्चुअल, फाइनेंशियल अकाउंट में तो एक्चुअल जाता है, तो उसके कारण डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसके कारण तो जहां जहां भी डिफरेंस है, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में अंतर है, वर्क इन प्रोग्रेस में अंतर है,
ठीक है, और कुछ आइटम जैसे इनकम टैक्स सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में है वहां उसके कारण। तो जहां जहां भी डिफरेंस है बस उसको मिलान करने के लिए जो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है किसका, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स का। तो 2-3 इलस्ट्रेशन मेनली इसमें हम लोग देखे, है ना, एक फर्स्ट देखे, एक 8 देखे और एक 14 देखे, उसमें 2 प्रोडक्ट था जो 14 वाला। और अभी देखे मेमोरेंडम जो असल में कोई अकाउंट नहीं है, वो हम लोग बस अकाउंट के रूप में बस तैयार करते हैं, इसलिए डेबिट और क्रेडिट साइड वहां नहीं है, बस जिससे स्टार्ट किए उसमें जो ऐड करना है उसी साइड लिख दिए क्रेडिट साइड ही, और जो घटाना है वो इधर साइड लिख दिया। अगर लॉस है तो लॉस है तो आपका फिर क्या होगा, माइनस में बस दिखा के स्टार्ट कर देंगे उसको। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का थ्योरी। क्वेश्चन के लिए लिख लीजिए, तो इसके लिए इस चैप्टर के लिए थ्योरी के लिए लिख लीजिए। लिखिए, व्हाट इज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, या व्हाट इज रिकंसिलिएशन ऑफ भी लिख सकते, दोनों ही लिख सकते, ठीक है। व्हाट इज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो रिकंसिलिएशन का मतलब भी बता दीजिएगा कि मिलाना होता है, और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट के रूप में जो हम लोग मिलान के लिए बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ड्रॉ इट्स फॉर्मेट, फॉर्मेट भी बना दीजिएगा, लिखिए ड्रॉ इट्स फॉर्मेट। ठीक है, फुल स्टॉप। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग, मेथड्स क्या क्या है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मेथड्स क्या क्या है। तो अभी तो हम लोग देखे, है ना, क्या क्या मेथड्स है। एक तो हम लोग इसमें क्या क्या देखे, है ना, मेथड फॉर व्हाट आर, क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द मेथड्स ना, हाँ ठीक है। तो मेथड्स वाला जो टॉपिक है उसको आप रेफर करिएगा। ठीक है, कि एक तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग बना लेते हैं, नहीं तो हम लोग क्या बना लेते हैं, मेमोरेंडम। ठीक है, जो अभी मेमोरेंडम अकाउंट बनाए लिखा हुआ है आपका, हाँ, मेथड वाले में जो। फिर लिखिए इसी में जोड़िए, व्हाई इज इट प्रिपेयर्ड, क्यों बनता है, व्हाई इज इट प्रिपेयर्ड, व्हाई इज इट प्रिपेयर्ड। ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑब्जेक्ट्स या नीड्स लिखना है, उद्देश्य या क्या जरूरतें हैं, लिख लिए, लिख लिए इतना। Yes, sir. क्वेश्चन मार्क के Yes. बाद, हाँ, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर लास्ट इसमें लिखिए राइट द रीजंस, क्यों, रीजंस क्या है, राइट द रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन, राइट द रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट और लॉस बिटवीन, रीजन क्या क्या है, कारण क्यों अंतर आता है, रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। आपके बुक में रीजंस लिखा हुआ है फर्स्ट ही पेज में। ठीक है, फर्स्ट देख लीजिएगा, रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट और लॉस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, लिख लिए सब। Yes, sir. Yes, sir. इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, इसका थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, और जो अभी 3 इलस्ट्रेशन किए हम लोग वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 21 इलस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा, वो बस मेमोरेंडम के फॉर्म में है, हाँ, तो एक इलस्ट्रेशन मेमोरेंडम का भी देख लीजिएगा बस। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये चैप्टर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. प्रोसेस का भी क्वेश्चन बस लिख लीजिए, थ्योरी क्वेश्चन बाकी था ना, थ्योरी क्वेश्चन लिख लीजिए तो, ताकि खत्म ही हो जाए उसका भी। प्रोसेस के लिए 1 मिनट, चलिए प्रोसेस के लिए इसका एक नेक्स्ट में कर देते हैं।